हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के फर्स्ट टर्म के 8th चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें मैंने नॉलेज बेस्ड, डाटा बेस्ड, असर्शन एंड रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। कुछ पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बायोमैकेनिक्स जैसा कि आपको पता है लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन। बायोमैकेनिक्स किस प्रकार से सहायक है, यानी किस प्रकार से सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो ऑप्शन ए है ट्रीटिंग इंजरीज टू स्पोर्ट पर्सन। खिलाड़ियों के चोटों का इलाज करना ये काम है, तो ये सही है। बायोमैकेनिक्स हेल्पफुल है इंजरीज के प्रिवेंशन में। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, उनके खेल प्रदर्शन को और अच्छा करना, ये भी हेल्पफुल है। यानी बायोमैकेनिक्स का ये भी एक काम है कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड द ग्राउंड सरफेस। अब किसी खिलाड़ी का ग्राउंड के साथ एक ऐसा संबंध होता है जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। ग्राउंड के साथ वो अपने तालमेल को और अच्छा कर सकता है। तो बायोमैकेनिक्स इसमें भी हेल्पफुल होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ। कह रहा है बायोमैकेनिक्स किसकी शाखा है। तो बायोमैकेनिक्स मैं बता दूं, बायोमैकेनिक्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब, बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, 2 शब्दों से बना है, बायो और मैकेनिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बायो का मतलब जीवित चीज़ें यानी लिविंग थिंग्स, और मैकेनिक्स का मतलब कार्य पर लगने वाला बल, या फिर हम ऐसे करते हैं ये फिजिक्स का ही पार्ट से है। यानी बायो का मतलब जीवित चीज़ों की स्टडी करना, और मैकेनिक्स का मतलब है जो फिजिक्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं। बायोमैकेनिक्स का मतलब हिंदी में होता है जैव यांत्रिकी। तो ऑप्शन ए है इसमें बायोलॉजी, बी है काइंसोलॉजी, सी है साइंस और डी है फिजिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली इसमें से कोई कॉम्बिनेशन है बायो का और फिजिक्स का। तो ऑप्शन इसमें होना चाहिए ए और डी। ठीक है, तो ये इसमें बायो फिजिक्स इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए और डी दोनों सही होने चाहिए। ऑप्शन ए और डी सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश refers to the study of human movement, including the interaction between the athlete, sport equipments and the exercise environment। अब कह रहा है किसी एथलीट, इसका मतलब ये हुआ किसी एथलीट और खेल उपकरण यानी इक्विपमेंट्स तथा एक्सरसाइजेज का जो भी एनवायरनमेंट है उसके बीच ह्यूमन मूवमेंट का अध्ययन करना क्या कहलाता है। यानी किसी मूवमेंट का स्टडी करना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की स्टडी करना, एथलीट एक्सरसाइजेज जो करते हैं उसके एनवायरनमेंट की स्टडी करना, ये किस में कहलाता है? ये आता है बायोमैकेनिक्स में। तो आप समझ गए होंगे, ह्यूमन मूवमेंट इसमें इंक्लूडेड है, इंटरेक्शंस बिटवीन एथलीट, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स और एक्सरसाइजेज एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है। किसमें इंक्लूडेड है? बायोमैकेनिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बायोमैकेनिक्स कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन डैश। तो ये बायोमैकेनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये निभा सकता है क्या, किस में निभा सकता है? यानी बायोमैकेनिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किस चीज़ में निभा सकता है? ऑप्शन ए में लिखा है इंजरी प्रिवेंशन में, यानी चोटों के बचाव में। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, यस, ये भी इसमें भी कर सकता है। नेक्स्ट, फिजिकल मूवमेंट, ये ऑप्शन थोड़ा सा डाउट है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो ए और बी सही है। इंजरीज प्रिवेंशन यानी चोटों के बचाव है, और सेकंड है इसमें आप देख सकते हैं, सेकंड परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, खेल प्रदर्शन के बढ़ोतरी में या बढ़ाव में मददगार है बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। इसमें से कौन सी गतिविधि या हम कौन सा मूवमेंट शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत कौन सा मूवमेंट इसमें से नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है इसमें एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो पार्ट में आता है। दूसरा देखिए अबडक्शन, ये भी है मूवमेंट। और नेक्स्ट देखिए अबडक्शन, ये भी एक मूवमेंट है। और लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट होना चाहिए नन ऑफ दीज। ये सारे मूवमेंट है। ये एक ऑप्शन ऐसा बना दिया गया है नन ऑफ दीज का। इसमें सही होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख सकते हैं डैश टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच्ड टू ए जॉइंट। ये कह रहा है कि बेसिकली ये कह रहा है कि जॉइंट से जुड़ी जो हड्डियां होती हैं या बोन्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल उसको कैसे देखते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर 2 जगह डैश है। ठीक है, एक जगह पहले और एक जगह। तो इसमें लिखा है डैश प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच टू ए जॉइंट। तो हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तब समझ में आएगा इसमें क्या आएगा। फ्लैक्शन और फिर दूसरा है इंक्रीजेज। तो फ्लैक्शन में होता क्या है, एंगल जो है डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। ये गलत होना चाहिए ऑप्शन। यानी पहले अगर हम देखेंगे तो फ्लैक्शन का मतलब होता है जो एंगल में कमी आए, एंगल्स कम हो रहे हों। और इसमें हम नहीं भर सकते क्योंकि ये इंक्रीजेज लिखा है। एक्सटेंशन लिखा है डिक्रीजेज, ये भी गलत है। एक्सटेंशन में एंगल जो है इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है बोन्स अटैच्ड टू ए जॉइंट्स। अबडक्शन सॉरी नेक्स्ट है एडक्शन इंक्रीजेज। जो एडक्शन है वो भी देखा जाए तो गलत है। एडक्शन में एंगल जो है, मूवमेंट जो है वो मिड लाइन की तरफ आते हैं, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन दिया था, ये डिक्रीज लिखा था, और यहाँ पे दिया है एक्सटेंशन इंक्रीजेज, तो ये सही होगा। एक्सटेंशन में क्या होता है, एंगल इंक्रीज होते हैं। ऑप्शन इसमें डी सही होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले में हम एक्सटेंशन यहाँ पे फिल करेंगे और दूसरे जो डैश में हम क्या भरेंगे, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मूवमेंट विल बी अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू बी मोर डैश फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अब यहाँ पे समझिएगा प्रॉपर स्पोर्ट एक्सरसाइजेस के द्वारा लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए डेवलपमेंट होता है। क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये क्वेश्चन में है। तो देखिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि ये कह रहा है कि जो अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसका क्या लंबे समय तक असर, लंबे समय में उस पर क्या असर आता है। कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंट हो जाता है, यानी उसके अंदर दक्षता उसकी बढ़ जाती है, कुशलता बढ़ जाती है जिसको बोल सकते हैं। बी है उसमें टेक्निकली साउंड, यानी तकनीकी रूप से वो मजबूत हो जाता है, उसकी टेक्निक्स इम्प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रून टू गुड हैबिट्स। जाहिर सी बात है गुड्स हैबिट्स भी आने लगती हैं, आदतें उसकी अच्छी हो जाती हैं। अच्छी आदतें किसी भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। और नेक्स्ट देखिए लास्ट है इसमें ऑल ऑफ एबो, तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचेस शुड मेक यूज ऑफ मेथड ऑफ डैश मैकेनिक्स एनालाइज in their everyday practice to produce change in the techniques used by their students। अब जाहिर सी बात है वो जो कोचेस होते हैं जो प्लेयर्स को सिखाते हैं वो क्या करते हैं, छात्रों को जो टेक्निक्स सिखाते हैं उनका मूल्यांकन अभ्यास के थ्रू प्रतिदिन करते हैं। तो वो किस तरीके के करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरीके से वो करते हैं, किस मेथड से करते हैं। तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए है क्वांटिटिव, ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव। तो देखा जाए तो क्वालिटेटिव होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, कितना उसके अंदर कुशलता आई, उसकी दक्षता कितनी बढ़ी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इफेक्टिव नहीं होगा, और यहाँ पे अब पहला मैंने बता ही दिया था कनेक्टिव भी नहीं होगा।
क्वालिटेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव है, दूसरा है क्वांटिटेटिव है पहला, दूसरा है क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के साथ, यानी गुणात्मक क्वालिटी के साथ, उसके गुणों को देखते हुए, उसकी प्रतिदिन अभ्यास की जो भी गतिविधि है उसको देखते हुए उसको आगे बढ़ाने की हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील्स विद एक्सेलरेशन। ये कहता है कौन सा लॉ है जो एक्सेलरेशन के साथ जुड़ा है। तो आप सभी को पता है इसमें सेकेंड लॉ को, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स। क्यों महत्वपूर्ण है कि बायोमैकेनिक्स का जानना स्पोर्ट्स में क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है हम बायोमैकेनिक्स को जाने स्पोर्ट्स में। इम्प्रूव्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पहला है ऑप्शन, सेकंड है प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। जाहिर सी बात है ये दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ए एंड बी बोथ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है sophisticated sports equipments gives advantages to dash athletes, ठीक है। तो अब समझिएगा यहाँ पे कहा गया है सीधे सीधे किस प्रकार से खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो किस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए हेल्पफुल होते हैं या उनके लिए क्यों लाभप्रद होते हैं। तो पहला देख लिए, एथिल लिखा है, एलिट यानी यहाँ पे एबिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, रिक्रिएशनल भी होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस when the angle decreases, कह रहा है एंगल डिक्रीज हो रहा हो between the two bones attached to a joints। अब यहाँ पर कह रहा है एंगल डिक्रीज होना, एंगल का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, टू बोन्स के बीच, वो कहलाता है फ्लैक्शन, ठीक है। जैसे कि टू बोन्स हैं उनके बीच एंगल अगर कम हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे वो कहलाता है फ्लैक्शन। फ्लैक्शन का मतलब ही मुड़ा हुआ होता है, मोड़ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 13, नेम ऑफ द मूवमेंट विच द एंगल डिक्रीजेज बिटवीन टू बोन्स अटैच द जॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आया, बस थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो चेंज है। तो यहाँ पर फिर बताया गया एंगल जो है डिक्रीज हो रहा हो टू बोन्स के बीच, तो वो होगा फ्लैक्शन। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट, डैश इज द मूवमेंट लिटरली टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मूवमेंट है वो शरीर के मिड लाइन की तरफ हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है, शरीर के मध्य की ओर जो मूवमेंट होते हैं उसको क्या कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारी बॉडी है, मिड लाइन है, बॉडी के मिड लाइन में चेस्ट है ना, चेस्ट से हम एक मानते हैं जिस तरीके से ये मिड लाइन है, तो ये मूवमेंट है मिड लाइन की तरफ आए, यानी जो हमारे हाथ हैं वो मिड लाइन की तरफ आए, तो ये क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं एडक्शन। अगर हमारे हाथ बाहर की तरफ हैं और हम उनको नीचे की तरफ लाएं, है ना, नीचे की तरफ लेके चले आए, तो ये कहलाता है एडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सीधे सीधे, डैश मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम एन इमेजरी सेंट्रल लाइन दैट इज द एक्सिस। इसका मतलब ये एग्जाम्पल के दो रह रहा उसको एक्सिस मानिए। अगर मिड लाइन की तरफ आपको मैंने अभी बताया कि बॉडी पार्ट्स इमेजरी सेंट्रल लाइन की तरफ या एक्सिस पॉइंट की तरफ आना क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता है क्या कहलाता है। जैसा कि आपको पता है अवे फ्रॉम, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा।
मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम एन इमेजरी सेंट्रल लाइन, ठीक है, अवे फ्रॉम इमेजरी, ठीक है, तो इमेजरी लाइन से बाहर की तरफ जा रहे हों, जैसे कि ये मान लीजिए सेंटर है और उनसे बाहर की तरफ जा रहे हो, तो ये जैसे मान लीजिए हाथ हमारे यहाँ पे हैं और ये बाहर की तरफ हम इनको निकालें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अबडक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, अबडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 16, इसीलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट लिखा है दिस इज ए रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द एक्सिस ऑफ ए बोन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे, एक्सटर्नल रोटेशन, बी है इंटरनल, सी है आउटवर्ड्स रोटेशन एंड डी इज बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए डी, बोथ ए एंड सी, आउटवर्ड्स रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डैश इन्वॉल्व्स द सीक्वेंसल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एट द जॉइंट। अब ये कह रहा है ये इस तरीके के, जैसे कि फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, ये किस प्रकार के मूवमेंट से संबंधित है, किस प्रकार के मूवमेंट्स में आते हैं, किस प्रकार के मूवमेंट्स में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सरकमडक्शन में ये सारे मूवमेंट आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं, और इसको हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व के नियम से हम इसको जानते हैं। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी लॉ ऑफ मोशन के नाम पे भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 19, डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच्ड टू द जॉइंट्स इंक्रीजेज। एंगल का बढ़ जाना तो वो कहलाता है एक्सटेंशन। एंगल का अगर घट जाना पूछ रहा होता, यहाँ पे इंक्रीजेस पूछ रहा है, तो ये है एक्सटेंशन। अगर पूछ रहा है कि एंगल कम हो रहा है तो हो जाता है फ्लेक्शन, तो ऑप्शन इसमें सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप 20, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन द स्पोर्ट्स लाइक। कौन कौन से स्पोर्ट्स में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। तो जैसा कि आपको पता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ कौन सा है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जिसका हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, F = ma, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ, बास्केटबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल, ऑप्शन ए एंड सी। तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। वहाँ भी एक्सेलरेशन, हम बॉल में एक्सेलरेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन कम भी कर सकते हैं, फुटबॉल में भी ऐसा होता है, तो ए और सी इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, यहाँ पे डैश है, डैश इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि सिंपल क्वेश्चन है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसमें करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ में कहा गया है मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से हम जानते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। इन बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन इज इम्प्लीमेंटेड। तो जैसा कि आपको पता है न्यूटन्स के बास्केटबॉल में कौन कौन से लॉ अप्लाइड होते हैं, तो देखा जाए तो न्यूटन्स के सारे लॉ अप्लाइड होते हैं, ठीक है, 1 2 3 तीनों लॉ इसमें अप्लाइड होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बेसिकली इसमें तीनों होंगे, तो ये ऑप्शन 1 2 3 आप लगाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, तो थोड़ा सा जो है ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग पेयर, जो पेयर दिए गए हैं उसमें आपको मैच करना है कि कौन सा सही नहीं है।
अब ध्यान से पढ़िएगा। पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो देखिए अब हर एक को पढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा वो सही है कि नहीं। देखिए पहला है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ मूवमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो मिड लाइन की तरफ मूवमेंट का हो जाना, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडक्शन। तो इसका मतलब यही गलत है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। दूसरा है आपका फ्लेक्शन। इट टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेस, एंगल का डिक्रीज होना बिटवीन टू बोन्स, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, ये सही कह रहा है। और इसमें कहा गया इनकरेक्टली इस क्वेश्चन में। अबडक्शन देखिए, इट मीन्स मूविंग द बॉडी अब पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, अबडक्शन में मिड लाइन के अवे जाना, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसमें पूछा था इनकरेक्टली मैच कौन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फिर है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है लिखा है फ्लेक्शन, दूसरा है एडक्शन, फिर यहाँ पे रोटेशन से इंटीरियर रोटेशन। तो अब पहला फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का जो एग्जांपल है वो वॉकिंग है। हम जब वॉक करते हैं तो एंगल डिक्रीज होते हैं, हम चलते हैं ना तो हाथ को मूवमेंट करते हैं तो एंगल डिक्रीज भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट में कहा गया है अबडक्शन। अबडक्शन को हम मैच करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था फ्लेक्शन को हमने वॉकिंग से किया है मैच, जिसमें एंगल डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अबडक्शन, एबडक्शन को हमने किया है गोल्फ स्विंग से। अभी होता क्या, गोल्फ स्विंग में बॉल को जो हम हिट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है। ठीक है, इस तरीके के मूवमेंट को कॉम्प्लेक्स, जब गोल्फ की बॉल को हिट किया जाता है तो हम इसमें यूज़ करते हैं गोल्फ स्विंग का। तो ये होता है अबडक्शन। अबडक्शन में मूवमेंट जो है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर की तरफ जाते हैं। और लास्ट आपका रोटेशन ये किस में जाएगा, ये स्टार जंप में। और स्टार जंप का मतलब आप सभी को पता होगा। स्टार जंप में होता क्या है, हम जंप करते हैं जंपिंग जैक की तरह से जंप करते हैं। ठीक है, तो स्टार जंप के नाम से जानते हैं, जिसमें जैसे कि हम जंप करते हैं फुल टू, तो अप टू डाउन तक जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा एंगल, इंटीरियर रोटेशन। इंटीरियर रोटेशन के नाम से जानते हैं स्टार जंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसमें कोड की बात करेंगे तो कोड इसमें सही होगा C2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का जो है 3 है और फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द एडक्शन मूवमेंट। अब कह रहा है एडक्शन मूवमेंट का कौन सा पिक्चर है, इसमें से कौन सा मूवमेंट पूछा है, एडक्शन। एडक्शन का मतलब मैंने बताया था, जो एंगल है वो टूवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ जाने लगता है। तो इस ऑप्शन सी की तरफ देखेंगे, यहाँ पे एंगल जो है मिड लाइन की तरफ जा रहा है, एरो जो है मिड लाइन की तरफ है। अब ध्यान से देखो एरो है वो कहाँ पे जा रहा है, मिड लाइन की साइड, यानी जो एंगल है वो नज़दीक जा रहे हैं। ये मिड लाइन है, इससे नज़दीक जाने का मतलब है ये एंगल कौन सा बन रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, एडक्शन। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, एंगल जो है कम हो रहा है, मिड लाइन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, ये 26 में कहा गया एंड आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल मूवमेंट फ्रॉम द गिवन मूवमेंट। अब इसमें कहा है एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो विस्तार में होते हैं, एंगल्स, यानी कि जो 2 बोन्स होते हैं उनके बीच का एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में, यहाँ पे एंगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से ये से नीचे की तरफ जा रहे हैं एंगल, तो ये बढ़ता हुआ, यानी ऑप्शन डी इसमें होगा। एक्सटेंशन का एग्जांपल पिक्चर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्लेक्शन मूवमेंट कौन सा है, या फ्लेक्शन में क्या होता है, जो एंगल होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो इसमें देखिए बी वाला जो है इसमें एंगल कम होता जा रहा है जब हम चलते हैं। जैसे इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ले जाके फिर नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे कर, यहाँ भी इन्होंने क्या किया, वो नीचे से ऊपर की तरफ ले, एरो जो है ऊपर की तरफ, यानी हाथों को फोल्ड करते हुए दिखा रहा है। तो एंगल यहाँ पे कम हो रहा है, फ्लेक्शन पूछा गया, फ्लेक्शन पे मूवमेंट जो है कम होते रहते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। कोड यहाँ पे दिया गया है 28 से लेके 32 तक कोड यहीं पे दिया गया है, ABCD। आपको क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ना है और आंसर वहाँ यहाँ पे से वहाँ पे लगाना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है असर्शन में। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। तो ये तो सही है, ट्रू है। इफेक्ट्स स्टडी करते हैं हम, फोर्सेस की स्टडी करते हैं, जो लिविंग सिस्टम है, जो जीवित लोग हैं, जीवित वस्तुओं पे हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स से। रीज़न इसका क्या है, इन स्विमिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज यूटिलाइज्ड। तो अब जैसा कि आपको पता है पहला तो करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही होना चाहिए। बोथ, ये दोनों सही तो है, बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला असर्शन है, अडक्शन मीन्स मूवमेंट मूविंग द बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अबडक्शन का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब जो अबडक्शन कहा गया है, अबडक्शन का सीधा सीधा जो मतलब होता है अबडक्शन का, वो होता है मिड लाइन की जो अबडक्शन होता है मिड लाइन से दूर जो मूवमेंट बने, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो जैसा कि आपको पता है एक सही कह रहा है, अबडक्शन मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, या मिड लाइन से दूर की तरफ बन रहा है, अवे फ्रॉम दी मिड लाइन। तो ये तो सही है। दूसरा वाला देखिए क्या रीज़न इससे मैच कर रहा है एक्सप्लेनेशन से। अब एडक्शन इज अदर नेम ऑफ अबडक्शन, तो ये गलत है, ठीक है। एडक्शन जो है, एडक्शन कह रहा है कि उसका दूसरा नाम है अबडक्शन, नहीं, ये गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी को सेलेक्ट करें, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ जाएंगे। 30 देखें, यहाँ पे लिखा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू बॉडी व्हेन एक्सेट द फोर्सेस एंड अदर बॉडी। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है, रीजन इसका क्या लिखा गया, द न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स लॉ सॉरी द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन द फुटबॉल। तो जैसा कि आपको पता है ये तो सही है, रीजन तो सही बता रहा है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों सही हैं बेसिकली, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, ये मैंने इसको फर्स्ट लॉ समझा था, तो यहाँ पे आप समझिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू बॉडी व्हेन इट एक्सर्ट ए फोर्स एंड अदर बॉडी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम फोर्सेस को, जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन में कहा गया कि जैसे कि कोई फोर्स हम लगाते हैं तो वो फोर्स अब दूसरे कहीं अदर्स बॉडी पे भी एक्सेट करता है, जैसे हम जिस पे फोर्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये सही है एक्शन और रिएक्शन, तो लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका जो है सही नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन फुटबॉल, तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। न्यूटन्स के लॉ तो अप्लाई होते हैं फुटबॉल में, लेकिन कौन सा लॉ और किस कंडीशन में वो लॉ अप्लाइड हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यानी कि इसमें सही होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, बी ऑप्शन, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए असर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में अप्लीकेबल है। एक यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्यूटियन में भी हम अप्लाई करते हैं, क्यूट्रेन इसको बोलते हैं, क्यूट्रेन इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्यूट्रेन घुड़सवारी को। तो ये तो बेसिकली ये सत्य है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाइड होता है। रीज़न क्या है, इन स्पोर्ट्स द राइडर रिमेन्स इन मोशन अलॉन्ग विद द हॉर्स, क्योंकि हॉर्स के साथ मूवमेंट करता है, तो इसका मतलब दोनों सही है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड वाले में। तो असर्शन दिया गया न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सलरेशन प्रोड्यूस एन
object due to extant force is directly proportional to the force producing it, inversely proportional to its mass। तो ये तो एकदम करेक्ट है, न्यूटन सेकेंड लॉ करेक्ट कहा गया है। देखें रीज़न क्या इससे मैच हो रहा है। रीज़न लिखा है गोल्फ बॉल विल कंटिन्यू द मूव ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इन फोर्स एक्ट ऑन इट टू स्लो और चेंज इट डायरेक्शन। कहने का मतलब यहाँ फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन किया गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यहाँ पे सेकंड लॉ, यानी ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, दोनों सही तो हैं लेकिन मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे कोड है ए एंड आर ट्रू एंड आर, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे लिखा है क्विट्रेन स्पोर्ट्स, जैसे कि आपको पता है घुड़सवारी को बोलते हैं क्विट्रेन स्पोर्ट्स, व्हेन द हॉर्स कम्स टू रेस्ट, व्हेन द फॉरवर्ड टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए अपने आप को बेंड कर लेता है राइडर। बेस्ड ऑन दिस आंसर इज फॉलोइंग। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या हैं, देखिए क्या है। राइडर बेंड्स फॉरवर्ड कैन बी रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ मोशन, किस लॉ ऑफ मोशन के तहत है, तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन के तहत है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हाट डज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट, कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं सीधे आंसर की तरफ, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, ए बास्केटबॉल टेकिंग ए पैराबोलिक पथ इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अगर कोई बास्केटबॉल है वो पैराबोलिक पथ लेती है, हम फेंकते हैं उसमें पैराबोलिक, इस तरीके से वो एंगल बनाए, पैराबोलिक पथ, अगर ये बास्केटबॉल है इस तरीके का एंगल बनाए तो उसको किस उसमें रखा जाएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है लॉ ऑफ इनिशिया में, यानी जड़त्व का नियम, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स तब तक नहीं रुकता है, वो बॉल तब तक नहीं रुकती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ के बारे में ही बताया गया है। सेकंड डाटाबेस क्वेश्चन है। अब हम डाटाबेस क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम सीधे क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, पूछा गया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए देखिए लॉ ऑफ इनिशिया, यानी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड फोर्स, तो ये जैसा कि आप पता है आपको ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ इज आल्सो नोन एज, यानी सेकेंड लॉ को और किस नाम से हम जानते हैं, जैसा कि आपको पता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड एक डाटाबेस क्वेश्चन दिया गया है, हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे पढ़ते हैं, अब इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसमें इन बायोमैकेनिक्स क्लास गोपी एंड टीचर ब्रिंग द स्टूडेंट्स टू फिजिक्स लैब ऑफ हिज स्कूल, स्टूडेंट्स कंफ्यूज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास दे एज द फैक्ट। कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, देखें क्या क्वेश्चंस होते हैं बायोमैकेनिक्स के क्लास के बाद। व्हाई डज द टीचर ब्रिंग द स्टूडेंट्स टू फिजिक्स लैब फॉर बायोमैकेनिक्स क्लास, जैसा कि आपको पता है कि बायोमैकेनिक्स क्लास लेने से क्या फ़ायदा हुआ है, स्टूडेंट्स को क्यों लेके गए। इट डील्स विद फिजिक्स प्रिंसिपल, जो फिजिक्स के सिद्धांत हैं उनको समझना ज़रूरी है, किस तरीके से बॉडी को हमको फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स में सहायता बहुत मिलती है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू, और बायोमैकेनिक्स वहीं पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बी देखिए सेकंड है, बायोमैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, मैकेनिक्स एंड एनाटॉमी। ठीक है, यानी यहाँ पे आप यांत्रिकी से कह सकते हैं और शारीरिक रचना दोनों से जुड़ा है, मशीन से जुड़ा है और हमारी शारीरिक रचना विज्ञान से जुड़ा है बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीजेज बाई
विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे कहा गया है इंक्रीज होगा फ्रिक्शन, कहाँ पे इंक्रीज होगा फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन इसमें सेकंड, ड्राई सरफेस। जब ड्राई सरफेस होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होता है, घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में एक पिक्चर दिखाया गया है एक बच्चे को और यहाँ पे एक प्लेयर्स को हिट करते हुए बॉल को दिखाया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में कहा गया है, कुछ क्वेश्चन हम सीधे देखते हैं। द मोर फोर्स एक्सटेड ऑन द डाउनवर्ड्स बाउंस द हायर द बॉल बाउंस इन द एयर विच लॉज स्टेटमेंट ब्रिंग रिफर्स टू। अब बॉल जाहिर से बॉल है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उतनी ही दूरी पर जाएगी, उतनी ही दूर जाएगी। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट किस लॉ से रिलेटेड है न्यूटन्स के। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। हम अगर बॉल को वॉल पे मारते हैं तो उतनी ही फोर्स से वो वापस आती है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑप्शन नंबर सेकंड, along the above give picture Newton's third law is fixed in। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ बेसिकली वो फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी रिलेटेड है, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मास से वो जुड़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द इट्स कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, बायोमैकेनिक्स। क्या कहलाता है, बायोमैकेनिक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द हायर जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट इज पोज इट द हर बॉडी विद द मच फोर्स एज ही सी इज एबल टू जनरेट ही एग्जाम्पल रेफर्स टू। ये किससे एग्जाम्पल रेफर्स है, तो एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डाटाबेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे एंगल डिक्रीज और इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन ज्वाइंट डिक्रीजेज इज कॉल्ड। डिक्रीज हो रहा है तो वो होगा फ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेटनिंग पार्ट्स ऑफ ए ज्वाइंट सो दैट द एंगल इंक्रीजेज इज कॉल्ड। एंगल का इंक्रीज हो जाए ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन, यानी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका थर्ड पार्ट है मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन। मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो इसका करेक्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं अबडक्शन, यानी मिडिल लाइन से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं अबडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग ए पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन इज। ठीक है, टूवर्ड्स इसमें कहा गया अवे फ्रॉम द मिड लाइन से बाहर जाना तो अबडक्शन था। अब ये कह रहा है मिड लाइन की तरफ यानी टूवर्ड्स द मिड लाइन, तो ये हो जाएगा एडक्शन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कम्स अंडर डैश मूवमेंट, किसके अंतर्गत आते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये एंगुलर मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।